चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। 69,000 शिक्षक भर्ती 2020 में सूची जारी की गई थी और इस सूची को अब इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने रद्द कर दिया है। इस सूची को रद्द कर दिया गया है। साथ साथ 6800 जो शिक्षक भर्तियों की सूची जारी की गई थी उसको भी रद्द कर दिया है और इसमें आदेश ये दिया गया है कि अब नई सूची बनाई जाए और उसमें आरक्षण के जो नियम कायदे हैं उनका पालन किया जाए। यानी कि आरक्षण के नियमों का पालन नहीं हुआ और इसी वजह से 69,000 शिक्षक भर्ती की जो सूची थी उसको रद्द कर दिया गया है और इसमें 3 महीने का वक्त भी दिया गया है और इस पूरे मामले पर अब कहीं ना कहीं सियासत भी हो रही है। देखिए, सबसे पहले आपको बताते हैं कि हाईकोर्ट के आदेश में आखिर क्या है। 2020 की जारी मेरिट लिस्ट जिसको रद्द कर दिया गया है, आरक्षण नियमावली 1994 का पालन किया जाए ये कोर्ट ने कहा है और 3 महीने का वक्त दिया गया है जिसमें सरकार नई लिस्ट जारी करे। तो ये हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है जिसमें 2020 की जो मेरिट लिस्ट थी जो जारी की गई थी उसको फिलहाल रद्द कर दिया गया है। देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती मामला क्या है। 2019 में ये भर्ती परीक्षा हुई थी जिसमें 4,10,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे और इनमें से 1,40,000 अभ्यर्थी पास हुए थे और उसी के बाद से ये पूरी परीक्षा विवादों में लगातार चल रही है। मेरिट लिस्ट आने के बाद से इसका विरोध लगातार चल रहा था। आरक्षण को लेकर ये कहा गया कि इसमें आरक्षण के जो नियम हैं उनकी अनदेखी की गई। मेरिट लिस्ट में आरक्षण का जो नियम है उसका पालन नहीं किया गया। 19,000 पदों पर आरक्षण में अनियमितता का आरोप लगा। ओबीसी वर्ग को 27% की जगह मात्र 3.86% आरक्षण दिया गया। एससी वर्ग को 21% की जगह 16% आरक्षण दिया गया, जिसके बाद ये पूरा मामला विवादों में आ गया। नाराज शिक्षक अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई। 2022 में सरकार ने 6800 पदों पर आरक्षण घोटाला माना और सूची जारी की। नाराज शिक्षक अभ्यर्थियों ने सरकार के बयान को नकार दिया और उसके बाद हाईकोर्ट की डबल बेंच में अपील दायर हुई, जिसके बाद यह फैसला सामने आया। लेकिन इससे पहले 19 मार्च 2024 को फैसला रिजर्व किया गया था। लेकिन इस पूरे मामले पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का क्या कुछ कहना है, पहले आपको सुनाते हैं। और जहां मैं कोर्ट का धन्यवाद देता हूं, कोर्ट ने संज्ञान लिया, कोर्ट का धन्यवाद देते हैं, वहीं सरकार को भी अधिकारों को नहीं छीनना चाहिए। जो अधिकार संविधान से मिले हैं उन अधिकारों को सरकार न छीने और जो 3 महीने में मुझे उम्मीद है जो संघर्ष रहा है पिछड़ों का वो कामयाब होंगे। अब तो अखिलेश यादव को आपने सुना इस पूरे मामले पर जिस तरह से उनका बयान सामने आया है। चलिए चर्चा करते हैं इसी विषय पर। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। सबसे पहले विजय यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष हैं शिक्षक भर्ती संघ, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ अमरेंद्र पटेल भी मौजूद हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, और कृष्णचंद्र शिक्षक अभ्यर्थी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। शुरुआत में विजय आप ही से करना चाहूंगा, ये जो पूरा मामला जिस तरह से सामने आया, काफी लंबा संघर्ष आप लोगों ने किया है। अगर देखा जाए 2019-20 के बाद से लगातार ये संघर्ष जो है वो चल रहा था, लेकिन हाईकोर्ट ने अब ये माना है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ियां हुई हैं। किस स्तर पर ये गड़बड़ियां हुई हैं जांच का विषय है, लेकिन कहा जाए कि आखिर ये अनदेखी, ये जो आरक्षण का नियम है इनका कहीं ना कहीं अनदेखी इस पूरे मामले में निश्चित तौर पर हुई है, क्योंकि 27% आरक्षण का नियम है लेकिन 3% आरक्षण, आप समझिए 4.25% आरक्षण टोटल अगर देखा जाए तो ओबीसी को, वहीं पर लगभग 5% कम आरक्षण एससी वर्ग को मिला गया है। तो ये जो पूरी अनियमितताएं थी लगातार 5 साल से चल रही थी, लेकिन सरकार से आप लोग गुहार लगा रहे थे कि नियमों की अनदेखी हुई है, लेकिन सरकार इस पर कोई ठोस डिसीजन जो है वो नहीं ले पा रही थी। क्या वजह इसके पीछे आपको नजर आती है विजय? देखिए, सबसे पहले तो मैं भारत समाचार का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जो है इस मुद्दे को लगातार जब से जजमेंट आया है लगातार कवर कर रहे हैं। और इससे पहले भी जब से ये आरक्षण का मामला उठा है, भारत समाचार ने पहले दिन से, चाहे वो हमारे प्रोटेस्ट रहे हों, चाहे न्यायालय में जो भी निर्णय आया हो, हमेशा भारत समाचार ने प्रमुखता से इस बात को उठाया। दूसरी बात जो आपने कहा कि ये मामला फंसता क्यों जा रहा है और ये इतने सारे विवाद हुए क्यों, मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहता हूँ कि 2018 में जब 69,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए जब विज्ञापन जारी हुआ तो परीक्षा इसकी 6 जनवरी 2019 को कराई गई और 1 जून 2020 को एक चयन सूची प्रकाशित की गई और ये बताया गया कि 69,000 पदों के सापेक्ष ये 1,40,000 में से ये 67,867 लोग हैं जिनकी अपॉइंटमेंट होनी है। तो जब वो लिस्ट आई थी
पहले दिन से ही हम लोगों ने सरकार में बैठे लोगों से, बेसिक शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं उनके तक ये बातें पहुंचाने की कोशिश की। लगातार हम लोगों ने प्रोटेस्ट किए, उनके पास जा जाके उनको ये बताया कि साहब देखिए ये जो मामला है, जो आप लिस्ट बना के ले आ रहे हैं, इसमें आरक्षण के नियमों का पालन नहीं हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य मानिए या कोई प्लानिंग रही, जो भी आप मान लें उसको, जो भी आप कहना चाहें। अच्छा, हम लोगों को अपनी बातें रखी तो आपको क्या आश्वासन दिया गया, क्या कुछ कहा गया आपसे? देखिए, सबसे पहले तो वो मानने को तैयार ही नहीं थे। जब हम लोग ये कहते थे कि आरक्षण में गड़बड़ी हुई है, तो जो उस समय के महानिदेशक थे विजय किरणानंद जी, वो पहले तो सुनने को तैयार नहीं होते थे कि आरक्षण में कोई गड़बड़ी हुई है। करीब 1.5 साल के संघर्ष के बाद जब विधानसभा चुनाव बिल्कुल सर पे था, तो 23 दिसंबर 2021 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे 5 लोगों को, जिसमें 2 प्रतिनिधि मंडल में जो सदस्य थे, मैं और मेरे साथी जो अमरेंद्र भाई बैठे, तो हम 2 लोग भी उसमें शामिल थे, 5 लोगों को मुख्यमंत्री आवास में बुलाया। और चुनाव चूंकि सर पे था बिल्कुल, तो उन्होंने कहा कि जो विसंगति हुई है हम उसको दुरुस्त करेंगे और आपको नियुक्ति पत्र देंगे। हम लोगों ने तब भी यही बात कही कि सर आप हमको उन्हीं के हवाले कर रहे हैं जिन लोगों ने हमारे साथ गलती की, जिन्होंने हमारे साथ इनजस्टिस किया, जिन्होंने हमारा आरक्षण छीना। तो अब ये दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए कि लिस्ट आए और हमारी नियुक्ति फंसे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कहना था कि आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए। इनकी अधिकारियों को उन्होंने हम लोगों के सामने इस बात के लिए निर्देशित किया कि तत्काल इनका नियुक्ति पत्र इनको दिया जाए ताकि कोर्ट कचहरी में मामला न फंसे। लेकिन आप सोचिए कितनी ताज्जुब की बात है, जहां ये कहा जाता है कि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री का वचन ही शासन है। बुलडोजर की बात होती है कि जो अपराध करेगा उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, मकान गिरा दिया जाएगा। लेकिन आप सुन लीजिए, 1 मिनट का मुझे समय दीजिए, मैं पूरी बात आपको समझाऊं। लिस्ट आ गई 5 जनवरी 2022 को, लिस्ट भी आ गई, लेकिन आज तक 5 जनवरी 2022 से आज 17 अगस्त को हम लोग चर्चा कर रहे हैं और हम जहां थे वहीं पे खड़े रह गए। 2018 की भर्ती में 2024 में आज हम लोग इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। आपको क्या लगता है सर कि इतने दिनों में क्या ये आईएएस अधिकारी इस बात को नहीं जानते कि गलत कौन था सही कौन था? सब जानते थे। पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा कि आरक्षण में गड़बड़ी हुई है, हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने कहा कि आरक्षण में गड़बड़ी हुई है, मुख्यमंत्री ने खुद मान लिया आरक्षण में गड़बड़ी हुई है। लेकिन ये नियुक्तियां जानबूझ के नहीं की गई और सिर्फ इस वजह से नहीं की गई क्योंकि अधिकारियों को यह बात पता है कि इस मामले को हम आराम से 2-4 साल, 5 साल, 6 साल हम इसको टहला सकते हैं, यहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इसको हम आराम से टहला सकते हैं। और सबसे बड़ा जो ताज्जुब की बात थी, सबसे बड़ी जो हम लोगों की तकलीफ है वो ये है कि जब भी हम इन अधिकारियों के पास गए, कुछ अधिकारी ऐसे थे जिन्होंने यहां तक कह दिया कि नहीं करेंगे, जो करना वो कर लेना। ये चैलेंजेस सुनाई दिए गए। 640 दिन तक लखनऊ की सड़कों पे हम लोगों ने संघर्ष किया है, लगातार लाठियां पड़ी हैं, कपड़े फाड़े गए हैं, महिलाओं के कपड़े फाड़े गए हैं। और हम 2 लोग यहाँ पे बैठे हैं, एक हमारा साथी और था। 3 लोगों को मोहनलालगंज लखनऊ की जेल में 2 दिन रखा गया है। ये शिक्षकों का सम्मान हुआ है इस उत्तर प्रदेश की लखनऊ में, जहां तहजीब और अदब की बात की जाती है। सिर्फ इतना गुनाह था, हम लोगों ने मंत्री के आवास के बाहर जाके ये कहा कि आरक्षण की गड़बड़ी हुई है, उसको सुधार दीजिए और हमारे 6 सालों की मेहनत का हमें फल दीजिए। ठीक है, मैं वापस आऊंगा आपके पास, लेकिन अमरेंद्र, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि देखिए ये अब चूंकि ये फैसला आ गया है हाईकोर्ट का, आपको क्या लगता है कि अभी कुछ बाकी है इसमें, सुप्रीम कोर्ट तक ये पूरा मामला जाएगा? क्या लगता है आपको कि अभी संघर्ष कुछ और बाकी है इसमें, या फिर कुछ फाइनल डिसीजन सरकार की तरफ से लिया जाए? नहीं सर, देखा जाए तो लगातार बेसिक शिक्षा मंत्री जी हों, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, चाहे उनके वित्त मंत्री रहे हों, सभी लोगों ने एक सुर में ये कहा कि ये मामला सब जुडिस है और जो भी हाई कोर्ट का डिसीजन आएगा उसको लेकर के हम लोग मानेंगे। और इन अभ्यर्थियों को 6800, ये अभ्यर्थी कहीं हम लोग अपने से लिस्ट नहीं बनाए थे, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बनाई गई लिस्ट है। इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का एक बाकायदा रिपोर्ट थी, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कमेटी बैठाई थी 4-5 आईएएस लॉबी की, पूरा उसमें जांच करा, इसके बाद ये लिस्ट बनाई गई थी। जब हाईकोर्ट कह रहा है, जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कह रहा, और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी अगर कह रहे हों, इसके बाद भी अधिकारी नहीं मान रही हो, तो मुझे नहीं लगता कि ये अधिकारियों के हिलाहवाली, इसमें पूरी तरीके से पूरी सरकार संलिप्त है। और सरकार ये नहीं चाहती कि उत्तर प्रदेश में पिछड़े दलित अभ्यर्थी बेसिक में जाएं और इनका परिवार, इनके जो चूंकि बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में गरीब वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं, सोचिए 7000 शिक्षक लगभग जाएंगे तो उन बच्चों का भविष्य सुधारेंगे और गरीब वर्ग के बच्चे आगे बढ़ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं, जो अपने आप को ये सोचते हैं कि गरीब वर्ग के बच्चे पढ़ लेंगे, गरीब वर्ग के बच्चे जाग जाएंगे तो अपनी लड़ाई लड़ने लगेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हम लोगों ने सुना है, देखा है कि आप त्वरित न्याय के पक्ष में रहते हैं, तो हम लोग भी चाहते हैं, हम लोग भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। बहुत पीड़ा है अंदर, बहुत दर्द है,
खुशी भी है, लेकिन उसको जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग ये चाह रहे हैं क्योंकि आदित्यनाथ जी अधिकारियों को निर्देशित करिए और उन्हीं अधिकारियों को कहिए कि जो तुम लोग ये 3 साल 4 साल से कर रहे हो ये ठीक नहीं है, ये मानसिक प्रताड़ना अभ्यर्थियों का बंद करिए और इन लोगों पर कार्रवाई करें। अगर इन लोगों पे कार्रवाई नहीं करेंगे तो यही अधिकारी अभी कुछ अभ्यर्थियों को उकसाएंगे, कहेंगे सुप्रीम कोर्ट जाएं ये लोग, फिर से मामला लिंगानुमान हो। अभी 4 दिन 3 दिन की छुट्टी है और चाहे तो विभाग इस पर निर्णय ले सकता है। हम लोगों की अलॉटमेंट सीट हम लोग की सीट अलॉटमेंट करके बहुत जल्द निर्णय लेके हम लोगों को न्याय दे सकता है। ठीक है, कृष्णचंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। कृष्ण, ये बताइए कि देखिए अब ये जो पूरा मामला है सरकार के हाथ में है, लेकिन ये अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो नियमों का उल्लंघन हुआ है और ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, क्योंकि जो अभ्यर्थी इस वक्त अगर हम देखें जो जिनका सूची में नाम था, जो इस वक्त नौकरी कर रहे हैं, अगर उनका नाम मान लीजिए नौकरी से जो लिस्ट है उससे हटता है तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला फिर से कहा जाए कि विवादित हो जाएगा और फिर से कोर्ट में जो है जो जिनकी नौकरी जाएगी वो जाहिर तौर पर कोर्ट का रुख करेंगे। किस तरह से आप देखते हैं इसको? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे थे, चाहे सड़क पर हो चाहे माननीय कोर्ट में हो, उस समय जब भी हम सक्षम अधिकारियों से या फिर सरकार के तमाम मंत्रियों से मिलते थे, वो हमसे यही कहते थे कि आपका जो मामला है वो माननीय कोर्ट में लंबित है, जैसे ही जो भी आदेश आएगा उसको हम मानने में कोई देरी नहीं करेंगे और जल्दी लागू करके आपकी लिस्ट जारी करेंगे। ठीक। अब जब निर्णय आ चुका है और इस निर्णय में एकदम स्पष्ट आदेश है और स्पष्ट कहेंगे कि नियमों का हवाला दिया गया है कि आपने जो नियम नहीं माने थे, जो आरक्षण के नियम का आपने घोटाला किया है उस लिस्ट को बनाते समय, आपने उन गलत नियमों को लगा के मनगढ़ंत, ये नहीं मालूम किसके कहने पे लिस्ट जारी हुई, किन सरकार के लोग शामिल इसमें हैं या अधिकारी शामिल हैं, उनके कहने से गलत लिस्ट बनाई और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को आपने लाभ दिया और पिछड़े और दलित अभ्यर्थियों को आपने सड़कों पर डाल दिया, उन लोगों को सड़कों पर भटकने पे मजबूर किया। लेकिन जब अभी हाल ही में जब विधानसभा का सत्र चल रहा था उस समय भी बात उठी तो वहां पर भी आपने कहा कि जैसे ही आदेश आएगा उसको हम लागू करेंगे और आप लोगों को न्याय देंगे। तो हमें नहीं लगता कि अब किसी भी तरीके की और भी हिला हवाली की जरूरत है। या फिर रही बात सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट में जाने से कुछ भी नया मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जो कुछ था सब कुछ खुल के यहाँ पे आ गया है और ये दोबारा आया है। माननीय सिंगल बेंच ने भी यही बात कही थी, माननीय डबल बेंच ने भी यही बात कही है। सुप्रीम कोर्ट जाने का मतलब है कि हम पिछड़े और दलितों को और ज्यादा प्रताड़ित करना, और ज्यादा समस्याओं में डालना। हम गरीब घरों से आते हैं, हम तमाम ऐसे साथी हैं जिनकी पीड़ाएं आप सुनेंगे तो शायद आप खुद आपके आंखों में आंसू आ जाएगा। लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि उन सब चीजों को छोड़कर तमाम जो भी हमें किसी से कोई बदले की भावना नहीं है। जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके लिए कोई नियम बना के उनको समायोजित करना चाहते हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं है। माननीय न्यायप्रिय मुख्यमंत्री जी से हमारा निवेदन है, माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन है, और भी जितने हमारे पिछड़े वर्ग के जो भी प्रतिनिधि मंत्री हैं जो सरकार में शामिल हैं, उन सभी से हाथ जोड़ के हमारा निवेदन है कि अब आप लोग कम से कम अपनी हिम्मत दिखाइए। हम पिछड़े और दलितों का सरकार में क्या सम्मान है उसको दिखा दीजिए कि सरकार पिछड़े और दलितों के साथ खड़ी है। जो भी हमारे साथ इस तरीके का साथ दिखाना चाहता है, इस समय बढ़िया मौका है, आप दिखा दीजिए कि पिछड़े और दलितों का माननीय हाईकोर्ट ने न्याय दिया है। अब इनको हम जल्द से जल्द विद्यालय भेजकर इनकी सही जगह पर इनको हम नियुक्ति देने जा रहे हैं। रही बात जो हमारे साथी सामान्य वर्ग के हैं, उनके लिए भी आप चाहें तो कोई नियम बना के उनको अलग से सीटें अलॉट करके, बहुत सी सीटें खाली पड़ी हैं इस भर्ती में। माननीय बेसिक में जो है माननीय शिक्षा मंत्री जो पूर्व में रहे हैं, उन्होंने पहले भी कहा था कि हमारे पास पद खाली हैं, हम चाहेंगे तो समायोजित कर लेंगे। तो अभी वो मौका है, आप चाहें तो कैबिनेट से कोई नियम बनाइए, उनको शामिल कर दीजिए। लेकिन हमारी लोगों की जो पीड़ा है, 4 साल की पीड़ा है, लगातार हम लोग खून के आंसू एक तरीके से रोए हैं। पता नहीं कितने हमारे साथी हैं जो तमाम बीमारियों के शिकार हो गए हैं, वो अपना इलाज लगातार ले रहे हैं इस वजह से कि वो यहाँ पे बिना खाए पिए, यहाँ पर बारिश में, धूप में, ठंडियों में कभी व्यवस्था रही है, कभी व्यवस्था नहीं रही है, खुले में पड़े रहे हैं। और भारत समाचार इसका गवाह रहा है, वो लगातार कवर करता रहा है। तो हम यही कहेंगे, कुछ भी अब बताने को या प्रदेश के लोगों को जानने को नहीं बचा है। ये घोटाला हुआ था, ये हम लोग तो चिल्ला ही रहे थे 640 दिन से, और 40 दिन हम लोग भूख हड़ताल पे रहे, लेकिन उस समय नहीं सुना। क्या मजबूरी रही है? चुनाव के पहले का समय रहा है, चुनाव के बाद का समय रहा है। अब सब कुछ स्पष्ट हो चुका है, डबल बेंच का आदेश आ चुका है। अब विनम्र निवेदन है कि इसको जल्द जल्द लागू किया जाए, हमें नियुक्ति दी जाए। ठीक है, मैं विजय आपसे जानना चाहता हूं कि ये आपको मामला, आपको लगता है कि अभी सब कुछ हो गया है, मान लीजिए हाईकोर्ट का निर्देश आ गया है, लेकिन
जैसा कि मैंने कहा कि जो तमाम जनरल कैटेगरी के जो शिक्षक हैं, अभ्यर्थी हैं, वो भी अपने लिए न्याय मांगेंगे। ऐसे कंडीशन में अब आगे क्या आपको नजर आ रहा है कि ये जो पूरा मामला है कैसा मोड़ लेगा, क्या कुछ इसमें सरकार की तरफ से किया जाएगा? हालांकि सरकार को वही करना पड़ेगा जो हाईकोर्ट आदेश देगा, लेकिन आपको आगे क्या इसमें नजर आ रहा है? किस तरह का ये मामला मोड़ लेता हुआ नजर आएगा, या फिर सब कुछ आपको लगता है कि शॉर्ट आउट हो गया, अब न्याय मिल गया है? देखिए, जहां तक आप जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों की बात कर रहे हैं जो इस फैसले से प्रभावित होंगे, बाहर होंगे, देखिए समस्या पे हर आदमी बात कर रहा है। मैं एक समाधान आपको बताना चाहता हूँ, हो सकता है चैनल के माध्यम से ये बात मुख्यमंत्री जी तक पहुंचे। हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचे और उनको ये रास्ता बता सके, क्योंकि देखिए अधिकारी तो सुनने से रहे, वो नहीं सुनेंगे। अगर उनको सुनना होता तो 6 साल से हम सड़कों पर नहीं होते, पहली बात। दूसरी बात यह है कि देखिए इसी 69,000 शिक्षक की भर्ती के ठीक पहले 68,500 शिक्षकों की एक भर्ती आई थी। उसमें नियमों की गड़बड़ी की वजह से 6,000 सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी प्रक्रिया से बाहर हो गए थे। और आपको आश्चर्य होगा कि लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की सरकारों में ऐसा भी होता है कि 4 घंटे के आंदोलन के बाद सरकार ने उनको बुला के उनके साथ मीटिंग की, उनका नियुक्ति पत्र छुट्टियों के दिन जारी किया गया और उनको मिठाई भी खिलाकर यहां से विदा किया गया। तो परिस्थितियां बिल्कुल ठीक वही हैं। उस समय सामान्य वर्ग के बच्चे थे, उनके साथ जस्टिस किया सरकार ने। अब ओबीसी और एससी वर्ग के समाज के लोगों के साथ एक मौका है कि न्याय कर सकते हैं। ये पहली बात होगी। दूसरी बात जो आपने पूछी कि उनका क्या हो सकता है, वो तो जाएंगे कोर्ट। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर सरकार प्रतिबद्ध हो, अगर सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति हो कि वो इस मामले का समाधान करना चाहते हैं, तो एक सीधा सा रास्ता है। कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा, सबका भला हो जाएगा। इस जजमेंट के बाद सरकार को सिर्फ इतना सा करना है कि जो हाईकोर्ट ने कहा है उन नियमों का पालन करते हुए एक चयन सूची को दोबारा बनाएं, जो योग्य लोग आए उनको अपॉइंटमेंट लेटर इश्यू हो, और जो नियुक्तियां उसमें गलत पाई जाएं, ये सरकार के अधिकार क्षेत्र में होता है कि वो अपनी एक पॉलिसी बनाए, पॉलिसी बना के उनको समायोजित करें। सुपर न्यूमेरिक जैसा जो पद होता है उसमें सिर्फ इतनी सी बात होती है कि पाएगा, उनके रिटायरमेंट के बाद वो पद स्वतः समाप्त हो जाते हैं। तो इसमें कोई कंप्यूटर साइंस का लॉजिक नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। इसमें सरकार की इच्छा शक्ति की बात है। अगर सरकार करना चाहेगी तो इसी जजमेंट के बाद जो हाईकोर्ट ने दिया है वो आरक्षित वर्ग के लोगों का भी भला कर देगी, पूरी भर्ती को पारदर्शी तरीके से संपन्न भी कर लेगी, और जो अभ्यर्थी 4 साल से नौकरी कर रहे हैं उनको भी पॉलिसी बना के समायोजित कर लेगी। और किसी की नौकरी नहीं जाएगी, चैलेंज भी नहीं कर पाएगी। आप ये कह रहे हैं किसी की नौकरी नहीं जाएगी? मैं लिख के देने को तैयार हूं, कोई मिले तो जो ले मुझसे, मैं लिख के देने को तैयार हूं। ये ऐसा रास्ता है, कोई कानूनी अड़चन नहीं आएगी, कोई कोर्ट नहीं जा पाएगा, कोई कोर्ट स्टे नहीं देगी और किसी की नौकरी नहीं जाएगी। विजय, मैं इसलिए जानना चाह रहा हूं कि देखिए जो शिक्षक, ये फैसला आया है, सभी ने देखा होगा जो नौकरी कर रहे हैं इस वक्त जो शिक्षक हैं, और उनके मन में कहीं ना कहीं ये डर होगा कि देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती रद्द कर दी गई है, हाईकोर्ट की तरफ से फैसला आया है। अब जो जिनको ये डर लग रहा होगा कि अब उनकी नौकरी चली जाएगी, मैं उनके लिए आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि किसी की नौकरी अब नहीं जाएगी। आप ये एक रास्ता बता रहे हैं, सरकार अगर इसको पालन करना चाहे। विजय, देखिए उनके प्रति हमारी पूरी जो है सहानुभूति है, और इसलिए है क्योंकि उन्होंने कोई जाली प्रमाण पत्र लगा के नौकरी नहीं हासिल। ठीक, ये विभाग की गलती थी कि उन्होंने नियमों का पालन नहीं किया और 6,800 लोग एक्स्ट्रा सेलेक्ट हुए। तो ये विभाग को सफर करना चाहिए, ना कि उन अभ्यर्थियों को सफर करना चाहिए। तो हम उनके साथ खड़े हैं, और हम मुख्यमंत्री से भी अगर हमारी मुलाकात होती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम लोग यही कहेंगे कि उनके लिए आप पॉलिसी बना के उनको रख लीजिए। ये सबसे बेहतरीन रास्ता है, जिससे ये कोर्ट कचहरी से भी आप बच जाएंगे, उनकी भी नौकरी बच जाएगी, और जो चयन सूची कोर्ट ने बनाने के लिए कही है उसमें हम लोगों का भी भला हो जाएगा। क्योंकि हम सही थे, जो संवैधानिक हमारे अधिकार हैं वो हमको आप वापस दे देंगे तो हमारा अधिकार मिल जाएगा और उनकी नौकरी बच जाएगी। ये दोनों रास्ते ऐसे हैं जिसपे सरकार चलेगी तो इस मामले का समाधान हो सकता है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि देखिए जहां तक कोर्ट में मामले को उलझाने और फंसाने की बात है, जब सरकार की इच्छा शक्ति होगी कि हमें फैसला लेना है और इस मामले का समाधान करना है, और उससे भी बड़ी बात मैं आगे जाके कह रहा हूं कि ओबीसी और एससी की जो हकमारी हुई उसको हमें वापस लौटाना है और अपने आप को साबित करना है कि इस सरकार में सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान है। अगर ये बात आगे बढ़ती है तो सरकार इस रास्ते पे बढ़ेगी, अगर नहीं बढ़ती है, सिर्फ दिखावे के लिए है। और अन्य मामलों में बुलडोजर बहुत तेजी से चलता है, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती में जिन अधिकारियों ने घोटाला किया, अगर उनके घर बुलडोजर नहीं पहुंच पाता है तो इसका मतलब है कि सरकार नहीं चाहती कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला हुआ है उसको सुधारा जाए। और सरकार अगर सुधार करना चाहेगी तो एक आखिरी मौका है, वो इसी जजमेंट के हिसाब से सबको संतुष्ट कर सकती है, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा। ठीक, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस पूरे मामले पर क्या करती है। लेकिन अमरेंद्र, क्या ये अधिकारियों की गलती आपको लगती है कि अधिकारियों ने कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में गड़बड़ झाला किया है? सरकार की तरफ से गड़बड़ झाला हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ हुआ है, जिसके बाद ये इतना बड़ा इशू आप देखिए 2020 से जैसे सूची जारी हुई है, आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया है। लगातार हमने देखा
मांगे उठाई गई और कई मंत्री भी आप लोगों से मिलने के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे। और ऐसे मंत्री भी थे जो पहले इस पक्ष में थे, फिर उस पक्ष में पहुंच गए और जाते हुए जो है पहले तो आश्वासन दिया जाता है आप लोगों की कि देखिए ये सब इसका समाधान किया जाएगा, लेकिन जब पाला बदल लेते हैं तो कहते हैं कि वो जो वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं उनको लेकर पता नहीं किस तरह की बातें करते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि सरकार के स्तर पर, मंत्रियों के स्तर पर या फिर अधिकारियों के स्तर पर इस तरह की गड़बड़ी जो है वो की गई है? देखिए, जो भी हमारे समाज के मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी में हैं या उनके सहयोगी दल है, सभी का हम लोग धन्यवाद करते हैं कि एनी हाउ चाहे इस तरफ रहे हों या उस तरफ रहे हों, नाराजगी रही हो या फिर हम लोगों की पीड़ा उठाने की बात रही हो, तो समय समय पे सब लोगों ने उठाया है। लेकिन इसमें लोगों ने अपनी राजनीति चमकाने के हिसाब से उठाया है। लेकिन सबसे अधिक हम लोग धन्यवाद अनुप्रिया पटेल, चाहे केशव प्रसाद मौर्य जी का हो, चाहे स्वतंत्र देव जी का हो, चाहे हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री हैं संदीप सिंह जी का रहा हो, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी रहा हो, उन्होंने समय समय पे दिशा निर्देश दिए हैं। लेकिन अधिकारियों की हीला हवाली और कहें कि मंत्री जी की हीला हवाली है। जिस चीज का भी आपने नाम लिया ना, वो सभी सरकार में शामिल थे। जी जी जी, वो बिल्कुल, वो सरकार में हो गया। सवाल तो ये है ना, नहीं, उसी बात को लेकर के हम कह भी रहे हैं कि अब जो भी हुआ, जैसे हुआ, उस पर बहुत ज्यादा हमको नहीं, लेकिन अब ये समय है कि अपने आप को साबित करना है कि हम पिछड़े वर्ग के मंत्री हैं और पिछड़े वर्ग के और दलित वर्ग के अभ्यर्थी सड़क पे लाठी का 640 दिन बहुत बड़ा होता है। आज 19 तारीख को फिर से रक्षाबंधन, 4 रक्षाबंधन हम लोगों ने अपनी बहनों से बार बार, हमारी बहनें यहाँ पे इको गार्डन में राखी बांधती थी और हम लोग गिफ्ट के तौर में उनको कहते थे कि अगला जो रक्षाबंधन आएगा आपको हम लोग गिफ्ट के तौर पर आपको नौकरी मिलेगी। लेकिन वो आज तक नहीं। लेकिन हम उन मंत्रियों से, चाहे जिस वर्ग के हों, सभी मंत्रियों से हम यही निवेदन करना चाह रहे हैं कि माननीय मंत्री जी, ये बहुत सुनहरा मौका है। पिछड़े दलित अभ्यर्थियों के ऊपर कितना जुल्म ढाया गया, इसी सरकार में ढाया गया, उसी सरकार में हमारे पिछड़े दलित वर्ग के मंत्री भी बने रहे। ये कहीं ना कहीं हम लोगों को देखने में बहुत बुरा लगता था कि हम लोग उनके घर के पास जाके न्याय मांगने जाते थे और वहां लाठियां मिलती थी और हमारे मंत्री भी भीतर खाने जब हम लोगों से मिलते थे कभी तो बहुत विवश दिखते थे, बहुत कुटित दिखते थे कि नहीं, हम लोग आप लोगों की मदद नहीं कर पा रहे हैं। तो माननीय मंत्री जी, बहुत अच्छा समय है। केशव प्रसाद मौर्य जी ने भी इस फैसले का स्वागत किया है, संदीप सिंह जी ने भी स्वागत किया है, अनुप्रिया पटेल जी ने भी स्वागत किया है। तो मुझे लगता है कि अब ये लोग, सारे समाज के जितने हमारे मंत्री हैं, ये लग के हम लोगों को न्याय दिला देंगे। नहीं दिला पाएंगे तो साफ तौर पर हम लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में रहा हो, चाहे 22 के चुनाव में रहा हो या आने वाले जो विधानसभा का उपचुनाव है, हमारा संगठन, हम लोग पूरे प्रदेश में है। और ये समझिए 69,000 शिक्षक भर्ती में कम से कम 19,000 परिवार है। 19,000 परिवार हर एक तरीके से आजमाएगा, लड़ाई लड़ेगा। हम लोग ये अब नहीं सोच रहे हैं कि क्या होगा। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं और देना चाहिए। लोग कहते हैं कि ये लोग विपक्ष के हैं, कई लोगों का आक्षेप जाए प्रकाश। देखिए, जब इस तरह के प्रोटेस्ट होते हैं तो जाहिर तौर पर कुछ राजनीतिक दल या कुछ मंत्री नेता इस तरह की टिप्पणियां निश्चित तौर पर करते ही हैं। नहीं सर, तो उसी बात के लिए कह रहे हैं हम, जब कोई आंदोलन बड़ा होता है, लंबे समय पे होता है, ठीक है, लेकिन कोर्ट के माध्यम से ही सही अमरेंद्र, लेकिन अब न्याय की उम्मीद कहीं ना कहीं नजर आ रही है। आखिरी कमेंट में चाहूंगा कृष्णचंद आपसे, रक्षाबंधन का आपको लगता है कि अब कहीं ना कहीं जो तोहफा है वो मिलने वाला है? बिल्कुल सही बात है सर। ये बात तमाम बातों में छुप जा रही थी कि सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन उन तमाम बहनों की पीड़ा जो है, जो यहाँ रुकी रही हमारे साथ 3 सालों तक सड़कों पर संघर्ष किया, यहाँ पर चाहे सर्दी रही हो, गर्मी रही हो, बरसात रही हो, उन लोगों ने भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के इस लड़ाई को लड़ा है। सड़क पर हो, चाहे भी कोर्ट की लड़ाई हो, चाहे मंत्रियों के यहाँ पैरवी की बात रही हो, उन सभी बहनों को अब भरोसा है कि इस बार माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ जरूर जल्दी करेंगे और ये रक्षाबंधन में हमको तोहफे के रूप में मिलेगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, अब हाई कोर्ट की तरफ से ये पूरा निर्णय सामने आ गया है। इस पर सरकार क्या फैसला लेती है, क्या ये जो तमाम अभ्यर्थी हैं इनको अब न्याय मिलेगा, जो पिछले कई दिनों से आप देखिए कि धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। देखना होगा कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।